तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमपीएसआई 2025 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके बारे में। तो वर्ष 2017 में जो एमपीएसआई का एग्जाम हुआ था उससे संबंधित प्रश्न उत्तर है ये। तो देखिए जो पहला प्रश्न है, पहला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या शब्द या संख्या को चुनिए। दिया गया है ACE 135, फिर DFG। अब बताना है क्या आएगा। तो सिंपल देखें, ए का मान जो है ए से लेकर जेड तक 26 है, तो ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है। तो बिल्कुल सिंपल है। डी का कितना 4 हो जाएगा, एफ का 6 हो जाएगा, जी का 7 होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर पहला ही हो जाएगा, 4 6 7 आएगा इसके आगे। ठीक है, तो नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ पे। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द या संख्या को चुनना है। क्लाउड, रेन यानी बादल तो बारिश। अब बताना क्या सही है इसमें। स्मेल, फ्लावर स्मेल, सनलाइट, माउंटेन, हिल, मैन, वर्क। अब देखिए बादल क्या है, बारिश करने का काम करता है। अब फूल से क्या है, गंध। तो गंध नहीं, स्मेल नहीं आती, महक आती है, अच्छी खुशबू आती है। तो पहला गलत। और सूर्य से प्रकाश मिलता है, तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे सूर्य और सूर्य के साथ प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 प्रश्न है कि नीचे दी गई अंकराक्षी श्रृंखला श्रेणी को हल करें। E4A, J8E, क्वेश्चन मार्क, इसके बाद T16O, Y20U। अब बताने कि यहां पे क्या आएगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि 4 8, इसके बाद 16 आ रहा है, 20 आ रहा है, 4 का डिफरेंस है। तो 4 के बाद 12 आएगा। तो 12 वाले दो विकल्प हैं, पहला है P12I और तीसरा है O12I। अब यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे, जो पहला जो अपना वो है समीकरण है E4A J8E। तो जो सेकेंड में E है, सेकेंड का लास्ट में E है 8 के बाद, और 4 से पहले E है। तो इस संदर्भ में अगर देखें हम तो T16O है ये लास्ट में, तो जो पहला अक्षर होना चाहिए वो O होना चाहिए। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, O12I। ठीक है, और आगे बढ़े, चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। 1300, 1984, 2000 या फिर 800। तो देखिए लीप वर्ष की अगर हम बात करें तो लीप वर्ष ऐसा होता है जिसमें 366 दिन होता है। और ऐसे में क्या है कि एक दिन को एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए फरवरी का जो महीना होता है उसमें एक दिन जोड़ दिया जाता है। तो जो लीप वर्ष होता है उस वर्ष में फरवरी जो है 29 माह का हो जाता है। और सामान्यतः यह है कि हर 4 वर्ष में एक वर्ष जो है लीप हो जाता है, और कोई वर्ष जो कि 4 वर्ष से विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष होता है। तो अपन भाग देके देखेंगे 1300, 1984, 2000, 800। तो पाएंगे कि जो 1300 है ये जो है 4 से विभाजित नहीं होता, तो ये लीप वर्ष नहीं है। और ये भी देखने वाली बात है कि ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से भागित ना हो वो भी लीप वर्ष नहीं होते। 4 से भाग भले हो रहे हो, लेकिन अगर 400 से ना हो रहे हो तो वो जो है लीप वर्ष नहीं माना जाएगा। जैसे 1900। ठीक है, तो यहां पे जो सही विकल्प है वो नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। केसी नियोगी, महावीर त्यागी, के संथानम या वाईबी चौहान। तो भारत के जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। तो पहला वित्त आयोग जिसे कि 1951 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया था, और इसकी अनुशंसा से 1952 से 57 तक वित्त आयोग ने कार्य किया। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन और संरचना से संबंधित है। तो जो वित्त आयोग है ये संघ एवं राज्यों के साथ साथ राज्य के बीच जो वित्तीय संसाधन होते हैं उनके वितरण के तरीके के संबंध में अनुशंसा करती है। हालांकि इसका मानना या ना मानना ये राष्ट्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है।
और वर्तमान समय की बात करें जो 2026 से 30 तक चलेगा, जो वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग, तो 16वां वित्त आयोग जिसके गठन कर दिया गया है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगढ़िया हैं। और ये अरविंद पनगढ़िया की अगर हम बात करें तो नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सीवाई मुदलियार, आनंद मोहन बोस या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि दादा भाई नौरोजी जो हैं ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में ब्रिटेन के लंदन में किया गया था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटेन में भारतीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना, और इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत के रूप में भी देखा जाता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को। तो इस संगठन ने 1869 ईस्वी में बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास जैसे शहरों में अपनी शाखाएं स्थापित की। इसके अलावा ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है इसके पहले अध्यक्ष जो हैं वो लॉर्ड लिवेडेन थे। इसके बाद 1912 के बाद से इस संगठन में महिलाओं को भी शामिल किया जाने लगा। ठीक है, अब चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है कि एक निश्चित कूट में रॉकेट को 8 1 3 5 2 4 लिखा जाता है, उस कूट में ट्रैक को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ना, कि ए का मतलब 1 हो गया, सी का मतलब 3 हो गया, तो के का मतलब 5 कैसे हो जाएगा? तो इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, यहाँ पे सिंपल है कि जो जैसा लिखा है, यानी कि आर का वैल्यू 8 है, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 3 है, के का वैल्यू 5 है और ई का वैल्यू 2 है और टी का वैल्यू 4 है। तो उसी तरीके में ट्रैक को हमको लिखना है। तो ट्रैक का देखेंगे, ट्रैक का क्या है, टी का क्या आ जाएगा, टी का 4 है। ठीक है, आर की बात करें तो आर का 8 है, इसके बाद ए का जो है 1 है और सी का 3 है, के का 5 है। तो सही विकल्प हो जाएगा 4 8 1 3 5, यानी कि नंबर 3 विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब 8वां प्रश्न देखेंगे जो है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर कहाँ स्थित है? इंदौर, ग्वालियर, मांडू, अमरकंटक। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 कि जो कांच मंदिर है ये इंदौर में स्थित है। हालांकि कुल मतलब प्रसिद्ध 3 कांच मंदिर हैं, जिसमें एक कानपुर में है और दूसरा विदिशा में भी है, लेकिन जो इंदौर की कांच मंदिर की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें ये इसकी विशेषता है कि ये भी है कि ये जैन मंदिर है, कांच से बना हुआ मंदिर है, जिसका निर्माण जो है लगभग 1903 में सर सेठ हुकुमचंद जैन ने शुरू करवाया था। और इस मंदिर की प्रत्येक दीवार, छत एवं खंधों पर जो खंभे हैं उन पर ताम्र चीनी की से बारीक नक्काशी की गई है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। अगला है 9वां नंबर प्रश्न कि रानी दुर्गावती एक रिक्त स्थान राजकुमारी थी। गुर्जर, प्रतिहार, चंदेल या परमार। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि रानी दुर्गावती जो है ये चंदेल राजकुमारी थी। इनका जन्म जो है महोबा राज्य के महाराजा जिनका नाम कीर्तिवर्मन द्वितीय चंदेल या जिन्हें भैरव वर्मन या शालीवाहन के नाम से भी जाना जाता है, उनके यहाँ 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को हुआ था। 1542 ईस्वी में इनका विवाह जो है दलपत शाह से हुआ, जो कि गढ़ा साम्राज्य जो कि जबलपुर में है वहां के गोंड शासक संग्राम शाह के ये दत्तक पुत्र थे, उनसे हुई थी। ठीक है, और अगला है 10वां नंबर प्रश्न कि बरमान का मेला कितने दिनों तक चलता है? तो बरमान का मेला जो है 13 दिन तक चलता है। यह नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के किनारे मकर संक्रांति के समय प्रारंभ होता है और चलता है। ठीक है, और अगला है 11वां प्रश्न कि मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 8 7 9 10। तो सही विकल्प हो जाएगा 2 कि मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर और रीवा में स्थित है। तो ये जो मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रावधान जो है मंडी अधिनियम सन 1973 में किया गया, और यह कृषि उत्पादन के नियमित एवं सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश के आधार पर इसका स्थापना किया गया था। और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं कुल 7 हैं, जैसा कि बताया आपको, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर और जबलपुर और रीवा में ये स्थित है क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक, अगला देखेंगे 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं?
अब मध्य प्रदेश में संभाग की संख्या जो है 10 है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि 10 संभाग है। अब चूंकि जनगणना की बात कर रहा है तो जनगणना क्या है 2011 में ही लास्ट हुआ है देश में, उसके बाद अभी हुआ नहीं। तो मध्य प्रदेश से संबंधित अगर हम देख लें तो पहला तो यह है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 7,26,26,809 है और लिंगानुपात जो है मध्य प्रदेश में वो 931 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 943 है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला की अगर हम बात करें तो वो बालाघाट है जहां 1021 है। उसके बाद अलीराजपुर आता है, फिर मंडला आता है, उसके बाद डिंडौरी आता है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है 236 है, जबकि भारत के संदर्भ की अगर हम बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 2011 के जनगणना अनुसार 382। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है भोपाल है और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो जिला डिंडौरी में है जहां 94 है प्रति व्यक्ति, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासक व्यक्ति 94 हैं, जबकि यह भोपाल में सर्वाधिक 855 है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सबसे सर्वाधिक साक्षर जिला प्रतिशत के मामले में जबलपुर है 81.1%। इसके अलावा मध्य प्रदेश की साक्षरता दर जो है 69.3 है, जबकि भारत का 73% है। ठीक है, अब बात करेंगे 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न है कि मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? मल्हार राव होलकर, खांडेराव होलकर, भोजीराज राव होलकर या मालेराव होलकर को? तो मराठा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से मल्हार राव होलकर को जाना जाता है। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला है 14वां नंबर प्रश्न कि वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था? सागर, नर्मदापुरम, शहडोल या रीवा? तो सागर थोड़ा दूर पड़ जाता है, शहडोल काफी दूर है भोपाल से, रीवा भी बहुत दूर है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा, नर्मदापुरम। 2008 में भोपाल को विभाजित करके नर्मदापुरम बनाया गया था, जो वर्तमान में होशंगा, मतलब वर्तमान में यानी कि उस समय इसका नाम होशंगाबाद था जिले का नाम, लेकिन संभाग मुख्यालय का नाम नर्मदापुरम था। ठीक है, तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। और अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा कि निम्न में से बुद्ध के जीवन के कौन से भाग को घोड़े के प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है? चक्र, प्रबोधन, जन्म या त्याग? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4। घोड़े के प्रतीक के रूप में महात्मा बुद्ध के त्याग को दर्शाया जाता है, जब उन्होंने अपना गृह त्याग किया था। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है और इसके लिए घोड़ा को दर्शाते हैं, मतलब घोड़ा को दिखाते हैं, घोड़े के प्रतीक को दिखाते हैं गृह त्याग के लिए। जबकि इनके जन्म के लिए कमल और बैल दिखाते हैं, जबकि जब इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई उसके लिए बोधि वृक्ष दिखाते हैं। और जो प्रबोधन या धर्म से प्रवर्तन तो उसके लिए चक्र है, और जो महापरिवार में परिनिर्वाण हुआ इनका उसके लिए स्तूप दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे घोड़े के प्रतीक के द्वारा जो है त्याग को दर्शाया जाता है, जबकि कमल और बैल से जन्म दर्शाया जाता है, बोधि वृक्ष से निर्वाण, चक्र या पहिया से धर्म चक्र प्रवर्धन होता है इनका, और स्तूप से इनका मृत्यु दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये था एमपीएसआई 2025 के लिए प्रश्नों का एक छोटा सेट। तो कितना तैयार है आप ये भी देख लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाकी अगले वीडियो में।